क्या पाकिस्तान टेररिज्म नहीं कर रहा? ये बकवास किसी और को करो। 80%, 90% मिसाइल बर्बाद कर दिए, 70% ड्रोन बर्बाद कर दिए। ये तो मतलब कहने की बात है। इसने पहले अपने सस्ते घटिया टिकाऊ मिसाइल चला दिए ताकि ये इंटरसेप्टर फायर ऑफ कर दे। अब चला रहा है हाइपरसोनिक। 13 दिन में 13 अमरीकी मारे गए और ये लोग छुपा रहे हैं। ईरान का फलसफा बिल्कुल सीधा था, डेलीगेट डिसेंट्रलाइज। हम मसल देंगे चींटी की तरह, लात मारेंगे, आके मेरे तलवे चाटेगा, जूते चूमेगा। अगर परसों चीन चढ़ जाए तो तुम्हारे लेने के देने पड़ जाए। मैंने वेनेजुला को रगड़ दिया, अब ईरान की बारी, फिर क्यूबा को ठोकूंगा, फिर मैं ग्रीनलैंड को कब्जा कर लूंगा, फिर मैं कनाडा पे कब्जा कर लूंगा। ये क्या है साहब? कौन सी सदी में जी रहे हैं आप? आप तो अफ्रीकन स्लेव ट्रेड शुरू करना चाहते हैं दोबारा। व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं तो। ईरान ने तो अपना जबरदस्त बचाव किया है, लेने के देने पड़ गए हैं साहब। इजराइल के साथ हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन किसी हद के आगे हमको उसको भी कहना होगा कि भाई अब हमारे को तकलीफ हो रही है यार। तो ये वॉर ऑफ चॉइस है, मतलब कोई जरूरत नहीं थी इसको करने की फ्रैंकली। अभी 81-82 हजार भारतीय शहीद हो गए हैं 1980 से लेके अब तक। किसी को फर्क पड़ा है दो टूक? डोनाल्ड ट्रंप के कैलकुलेशन में तो भारतीय अश्वेत नाली के कीड़े, गली के कुत्ते मर गए तो मर गए, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। टेररिज्म की गुहार मत लगाइए, क्योंकि आपके टेररिज्म पे दोहरे मापदंड हैं। अमेरिका की कैलकुलेशन बुरी तरह गलत निकली है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने गैम्बल किया और फेल हो गए। मिस कैलकुलेशन अमेरिका की, इजराइल की, कीमत हम चुकाएं। तो ये तो साहब थोड़ी देर के बाद चलेगा नहीं। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध अब 12-13 दिन हो गए हैं और जिस युद्ध को अमेरिका ने सोचा था कि शुरुआती 2-3 दिन में बंद कर देंगे, अब अमेरिका की जान सांसत में फंसती हुई नजर आ रही है। कल ईरान के नए सुप्रीम लीडर 15 मिनट बाद मुस्तफा खामेनेई का भी बयान आया। पहला उनका बयान आया जिनमें उन्होंने अपने मंसूबे साफ कर दिए और ये साफ कहा है कि हार्मोन के स्ट्रेट नहीं खोला जाएगा। हार्मोन स्ट्रेट तो किस तरफ ये युद्ध बढ़ता जा रहा है। देश के डेकोरेटेड ऑफिसर जनरल जीडी बख्शी आज हमारे साथ हैं। जनरल साहब बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से कल सुप्रीम लीडर का, ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान आया, ये तो साफ दिखाता है कि ईरान, भले ही खामेनेई साहब की शहादत हो गई हो, लेकिन ईरान झुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। उतनी शिद्दत से वो रिटेलिएट कर रहा है। नहीं, बिल्कुल वो तो ठोके जा रहा है। कल लोग कह रहे हैं 80%, 90% मिसाइल बर्बाद कर दिए, 70% ड्रोन बर्बाद कर दिए। ये तो मतलब कहने की बात है। यथार्थ ये है कि कल रात को 90 मिसाइल दागे हैं उसने तेल अवीव के ऊपर। वो कह रहे हैं नेतन्याहू साहब की ऑफिशियल ऑफिस को हिट किया है, बंकरों को हिट किया है, हाइफा की ऑयल रिफाइनरी को हिट किया है जो 50% तेल, ऑयल, डीजल देती है ईरान के अंदर। वो अमेरिकन बेसिस हिट किए हैं, ठीक है, बुरी तरह से हिट किए हैं। जो उनका सबसे बड़ा रडार है, 5000 किलोमीटर जो मिसाइल लॉन्च देख सकता था, ओवर द होराइजन रडार ANPFS 132, जो कि केवल कोई 6 हैं अमेरिका के पास डिप्लॉयड, और वो बर्बाद कर दिए हैं। उससे अंधे हो गए हैं तकरीबन अमेरिकन और इजरायली एयर डिफेंसेस, और लगातार इनके मिसाइल्स पेनिट्रेट कर रहे हैं। इसने पहले अपने सस्ते घटिया टिकाऊ मिसाइल चला दिए ताकि ये इंटरसेप्टर फायर ऑफ कर दे। अब चला रहा है हाइपरसोनिक, खुर्रमशहर 4 और फतेह 2, और वो उनको उनके पेट्रियट थार्ड शार्ड रोक नहीं पा रहे। 7 में से 3 थार्ड बैटरीज डिस्ट्रॉय कर दी। कोई 11 बिलियन से ज्यादा तो पैसा फूंक दिया है अमेरिका का इस लड़ाई के अंदर अभी तक। वो आज खबर आई है कि एक KC-135 टैंकर गर्क हो गया, 6 लोग उसके साथ गए हैं, अब बच गए हो, उम्मीद तो यही है, लेकिन लगता है कि वो मारे गए। तो 7 पहले थे, 6 आज, 7, 6, 13 दिन में 13 अमरीकी मारे गए और ये लोग छुपा रहे हैं, बहुत छुपा रहे हैं। बहुत ज्यादा नुकसान और भी हुआ है, ताबड़तोड़ नुकसान हुआ है। और ये हूरमती में इन्होंने हमला किया, जैसे आप बता रहे हैं, ये सोच के कि हम पहले दिन इन्होंने खामेनी साहब के साथ कोई 47 टॉप कमांडर मार डाले।
लेकिन ईरान ने इसका तोड़ पहले ही ढूंढ लिया था। यानी आप एक बार करो हिजबुल्लाह के खिलाफ 2024 में तो सरप्राइज हासिल हो गया, दूसरी बार पिछले साल जून में किया ईरान के खिलाफ सरप्राइज हासिल हो गया, फिर मादुरो को वही टेक्निक से मारा, सीआईए ने मारा, मतलब उठा के घर ले गए, किडनैप कर लिया जैसे रैंसम के लिए किया जाता है, और फिर चौथी बार ट्राई किया जब ये मोसाद की जो टैक्टिक थी टॉप लीडरशिप को खत्म करने की, तो वो फेल हो गई। ईरान का फलसफा बिल्कुल सीधा था, डेलीगेट डिसेंट्रलाइज, कमांड एंड कंट्रोल डिसेंट्रलाइज। अगर आदेश ना आए, तुमको पता है क्या करना, ठोक दो। आधे घंटे इनकी स्ट्राइक नहीं हुई और ईरान का पलटवार शुरू हो गया था, और अभी तक चले जा रहे हैं। हम मसल देंगे चींटी की तरह, लात मारेंगे, आके मेरे तलवे चाटेगा, जूते चूमेगा। सर, आपने भी जंग के मैदान में भारत के दुश्मनों के खिलाफ जंग लड़ी। मैं एक चैनल पर सुन रहा था, आपने कहा कि ऐसा लगता है अमेरिका ने विस्की के घूंट मार के ये युद्ध शुरू कर दिया। ऐसा क्यों लगता है सर? क्या अमेरिका ने पूरी मिसकैलकुलेशन कर दी थी? जबरदस्त मिसकैलकुलेशन कर, उनके अपने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन ने उनको सीधा ठेठ दो टूक शब्दों में बोल दिया था, साहब देखिए जो आप रिजीम चेंज कह रहे हैं वो विदाउट बूट्स ऑन द ग्राउंड पॉसिबल, नंबर एक। नंबर दो, हमारे अब नुकसान होगा जानी माली, अमेरिकन सर्विसमैन मारे जाएंगे, आपको उसका ख्याल रखना होगा। और हमारा जो एमिनेशन स्टॉक लेवल्स हैं वो बहुत लो हैं और नुकसान हो सकता है, और थिएटर में अगर परसों चीन चढ़ जाए तो तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर भी आप घोड़े पे चढ़ के अगर अटैक कर दो तो फिर वैसे तो वो नहीं पीते, वो कहते हैं कि मेरे बड़े भाई से मैंने सबक सीखा कि उसका तो विस्की से बेकार मारा गया था, तो वो नहीं छूते हैं, दारू कह रहे हैं, लेकिन वो किसी की सुनते नहीं है। उन पे तो घमंड का दारू चढ़ गई, घमंड से 7वें आसान पे सिर पहुंच गया। मैंने वेनेजुला को रगड़ दिया, अब ईरान की बारी, फिर क्यूबा को ठोकूंगा, फिर मैं ग्रीनलैंड को कब्जा कर लूंगा, फिर मैं कनाडा पे कब्जा कर लूंगा। ये क्या है साहब? कौन सी सदी में जी रहे हैं आप? आप तो अफ्रीकन स्लेव ट्रेड शुरू करना चाहते हैं दोबारा, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं तो। ये कि क्या मतलब, थर्ड वर्ल्ड के देशों की कोई औकात नहीं, कोई उनकी इज्जत नहीं, आबरू नहीं, जिस मर्जी देश को चाहो मसल दो क्योंकि आपके पास ताकत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो फिर तो दुनिया को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना साहब अपने बचाव के लिए। तो ईरान ने तो अपना जबरदस्त बचाव किया है, लेने के देने पड़ गए साहब, लेने के देने पड़ गए। सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो कल साफ कर दिया है नए सुप्रीम लीडर ने मुस्तफा खामनेई की, ये अभी नहीं खोलेंगे, तो इसका असर तो पूरी दुनिया पर अब पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना। अमेरिका और इजराइल ने जो एक कहा जाए कि एडवेंचर किया था, उसका खामियाजा तो पूरी दुनिया अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया भुगत रही है और आगे ज्यादा भुगतेगी। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ से 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल आता है, भारत का 50% तेल वहां से आता है, 60% नेचुरल गैस वहां से आती है, एनजी वहां से आती है, एलएनजी वहां से आती है। नेचुरली यहां तो किल्लत हो गई है, और चलता जाएगा तो फिर हाई हाई भी हो सकती है। ठीक है साहब, तो ये थोड़ा सा हमको देखना होगा हमारे राष्ट्रहित कहां है। ना हम अमेरिका की 51st स्टेट हैं, ठीक है, ईरान इजराइल के साथ हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन किसी हद के आगे हमको उसको भी कहना होगा कि भाई अब हमारे को तकलीफ हो रही है यार, ईरान को आप तकलीफ दो, वो आपकी जंग है और कुछ हद तक जायज जंग है, लेकिन अब आप तो हमारे पेट पे लात मार रहे हो, हमारे लोगों को किल्लत तंगी दे रहे हो, तो पूरी दुनिया थोड़ी देर बाद आपको कोसना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये वॉर ऑफ चॉइस है, मतलब कोई जरूरत नहीं थी इसको करने की फ्रैंकली। अभी आपने हिजबुल्लाह को पीट दिया, हमास को पीट दिया, आपने हौती को पीट दिया, ईरान को पिछले साल मारा, अब थोड़ा शांति रखो ना साहब। वो तो कह रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ हमारी लड़ाई है। क्या पाकिस्तान टेररिज्म नहीं कर रहा? ये बकवास किसी और को करो। क्या पाकिस्तान टेररिज्म नहीं कर रहा? आपने कुछ किया है उसके बरखिलाफ? किया है किसी ने? 81-82 हजार भारतीय शहीद हो गए हैं 1980 से लेके अब तक, किसी को फर्क पड़ा है? दो टूक
डोनाल्ड ट्रंप के कैलकुलेशन में तो भारतीय अश्वेत नाली के कीड़े गली के कुत्ते मर गए तो मर गए, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो ये अगर रवैया, आप टेररिज्म की गुहार मत लगाइए, क्योंकि आपके टेररिज्म पे दोहरे मापदंड हैं। भारत के खिलाफ हो तो एक और, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गो ऑन पाकिस्तान, ये लो F-16 अपग्रेड फ्री का। ये तो अच्छा भद्दा मजाक है साहब। नो, आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री। सर कुछ ये भी कहते हैं विशेषज्ञ कि ईरान क्योंकि भारत का अच्छा दोस्त था, हमेशा से लंबा पुराना दोस्त रहा है, और ईरान कोई सर नया देश नहीं है, 5-7 हजार पुरानी सभ्यता है, और अमेरिका और इजराइल के ज्यादा करीब रहने के कारण हमें थोड़ा ज्यादा भुगतना पड़ा है, ऐसा भी कई विश्लेषकों का कहना है। क्या लगता है सर कि थोड़ा हमसे भी मिसकैलकुलेशन हुई इस मामले में? देखिए साहब, मिसकैलकुलेशन ये होती है कि जब एक लड़ाई शुरू होती है, कोई भी सरकार, एनी गवर्नमेंट एनीवेयर, वो अपनी मिलिट्री से पूछेगी कि साहब जीतने का अंदेशा किसका है। जो जीता वही सिकंदर। बात ही सीधी है साहब आजकल की दुनिया में, ठीक है ना। मॉरलिटी प्ले से छोड़ दें, वैल्यू जजमेंट छोड़ दें, जो जीता वो। तो अगर आप देखें अमेरिका की मिलिट्री ताकत और इजराइल की ताकत, तो कोई मतलब कंपटीशन ही नहीं था। कंपटीशन नहीं। तो कोई भी जो मिलिट्री लीडर है उसने बोला साहब ये तेरे ठोक देंगे साहब। लेकिन साहब माफ कीजिए, फिर आपकी कैलकुलेशन गलत निकली है, गलत निकली है। अमेरिका की कैलकुलेशन बुरी तरह गलत निकली है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने गैम्बल किया और फेल हो गए। इजराइल की भी कैलकुलेशन, वो बड़े लड़ाका देश है, मुझे हैरानी होती है उनसे ये गलती कैसे हो गई। वो बड़े लड़ाके हैं, बहुत कॉम्बैट एक्सपीरियंस है उनका, और बहुत अच्छा लड़ते, ठीक है, लेकिन उनसे भी मिसकैलकुलेशन हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है साहब, मिसकैलकुलेशन अमेरिका की, इजराइल की, कीमत हम चुकाएं। तो ये तो साहब थोड़ी देर के बाद चलेगा नहीं। जनरल साहब, मैं अगर गलत नहीं हूं तो आप भी 5 जंग में शामिल हो चुके हैं, इस जंग को कहां जाते हुए देख रहे हैं सर? क्या आपको लगता है कहां पे इसका खत्म होगा? क्योंकि युद्ध शुरू करना तो किसी भी देश के लिए आसान होता है, खत्म कैसे होगी? खत्म बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है साहब। अगर आप पहले स्ट्रेटेजी ना सोचें, लड़ाई पहले शुरू कर दें, स्ट्रेटेजी बाद में बनाएं, एग्जिट स्ट्रेटेजी बना के जंग शुरू की जाती है कि हम बंद ऐसे करें, ये तो आप फंस जाएंगे। ये बोल रहे थे दुनिया भर को इलेक्शन कैंपेन में कि मैं कोई प्रोट्रैक्टेड लंबी वॉर नहीं शुरू करूंगा। बेवकूफ थे मेरे पहले सारे प्रेसिडेंट, गधे थे, उन्होंने लंबी लंबी वॉर शुरू कर दी। 8 साल लड़े इराक में, 20 साल लड़े अफगानिस्तान में, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो किया क्या है? अब अमेरिका की सीक्रेट रिपोर्ट पेंटागन की लीक हुई है कल वॉशिंगटन पोस्ट में। उसमें उन्होंने कहा है कि साहब टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव तो हमने अचीव कर लिए, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हम नहीं अचीव कर सकते। उसके लिए हमें 2 लाख की फौज ग्राउंड पे लानी पड़ेगी, 18 महीने तक लड़ाई चल सकती है, और हमारे कोई 15-20 हजार सैनिक मारे जाएंगे। अगर मंजूर है तो साहब बोल दो। उनका तो सीधा फलसफा है साहब कि हम आपको बोल रहे हैं, फैसला आपका है, अंजाम ये हो सकता है। पहले भी उसने कहा था कि अंजाम बुरा होगा, फिर भी आप चढ़ गए, लड़ गए। ये बकवास करता है, कोई मैं किसी की नहीं सुनूंगा। जब किसी की नहीं सुनेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि आप तो भुगत रहे हैं, आपने हमारी ऐसी तैसी करवा दी है, दुनिया की ऐसी तैसी करवा दी है। गल्फ ऑफ हॉर्मूज घोड़े पे चढ़ के, कोई बगैर ब्रीथिंग लिए बोलते मिलिट्री से, लड़ाई मिलिट्री कर रही है उनकी, तो सुन लो, ठीक है। बोला मैं गल्फ ऑफ हॉर्मूज को खोलूंगा, मैं अपनी नेवी भेजूंगा, एस्कॉर्ट करूंगा सारे टैंकर। आज उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा है कि साहब हमारे पास नहीं है ताकत गल्फ ऑफ हॉर्मूज खोलने की, पूरी दुनिया को लगना पड़ेगा। लड़ाई हमने चालू करी, पूरी दुनिया आओ बचाओ। अरे यूएन की तुम सुनते नहीं, ठीक है, हो गया और हूड़मती में करते हो जबरन अननेसेसरी वॉर। सर हमारे देश में अब लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं गैस की, देश भर से खबरें आ रही हैं। तो लेकिन अभी भी एक बड़ा तबका है जो डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, हेल अमेरिका और ईरान को एकदम विलेन के रूप में देखता है। तो ऐसे लोगों को क्या समझाना चाहेंगे सर, जनरल रहने के नाते? देखिए, जनरल रहने के नाते मैं कहूंगा मेरा देश सर्वोपरि, माई कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। अब भाड़ में जाए अमेरिका और ईरान, हमारा इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन ईरान भी दोस्त था। चाबहार का पोर्ट उसने हमको दिया, हमने वहां को कोई $1 अरब लगाए हैं ताकि हमको अफगानिस्तान जाने का रास्ता मिले, सेंट्रल एशिया का रास्ता मिले।
पाकिस्तान के खिलाफ उसने काफी कोऑपरेशन दी है। अब ये सारा चूल्हे में तो नहीं डाल सकते कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला चढ़ जाओ, तुम भी चढ़ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम अपने लोग मरवाओ, मेरे लोगों के अमेरिकन नहीं मर सकते। यूक्रेन जैसे गधे चाहिए कि मरवा दे 2 बिलियन लोग अपने। तो क्या हम पागल हैं? ईरान से हमारे रिश्ते अच्छे थे। हमारा सारा ईरान, मैक्सिमम तेल पहले ईरान से आता था, बिल्कुल, क्योंकि सबसे क्लोज है, सबसे सस्ता है। इन्होंने सैंक्शन लगाई, बिल्कुल नहीं लोगे। फिर हमने रूस से खरीदने दिया, सैंक्शन लगाई, बिल्कुल नहीं लोगे। अबे तुम्हारे बाप का राज है कि हम करे तो करे क्या, कि तुम तो मतलब तुम्हारी इकोनॉमी तबाह हो जाए, तुम्हारे लोग सड़कों पे आ जाए, मेरे को कोई परवाह नहीं। अमेरिका का हित तुमको देखना होगा। एक्सक्यूज मी, हम अपना हित देखेंगे साहब? एक्सक्यूज मी, आप अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, आप भारत के प्रेसिडेंट नहीं है ना। आप ईरान के प्रेसिडेंट हैं कि अगला आयतुल्ला आप चुनेंगे? तुम्हारे बाप का राज है। नहीं, बिल्कुल सही बात, सीधी बात है साहब। वेनेजुला में प्रेसिडेंट मैं चुनूंगा, तो फिर आपको वर्ल्ड प्रेसिडेंट किसने बना? सर एक अंतिम सवाल कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां राष्ट्रपति से बात की है। कल रात को 11 बजे के करीब प्रधानमंत्री का ट्वीट सामने आया था। हो सकता है कि सर देर हुई हो, लेकिन क्या ये एक अच्छा सही दिशा में बढ़ता हुआ कदम है, और क्या भारत की कोई बड़ी भूमिका हो सकती है इस युद्ध को? एक्सेलेंट कदम। देखिए साहब, भारत यूनिकली प्लेस्ड है। भारत एकमात्र देश है पूरी दुनिया में जिसके ईरान से अच्छे ताल्लुकात हैं, इजराइल से तो बड़ी गहरी दोस्ती है। ठीक है, अमेरिका भी कहता है हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, करता कुछ और है, वो दूसरी बात। ठीक है, सारे गल्फ के देश आपसे अच्छे रिश्ते हैं। यू आर बेस्ट प्लेस टू आस्क फॉर अ सीज फायर। रूस और चीन ने सीज फायर की अपील कर दी है जी। और अगर मोदी जी करेंगे तो देखना असर पड़ेगा, और खासकर 2-3 दिन बाद ज्यादा पड़ेगा, जबकि दोनों की बस हो रही होगी। दोनों साइड की बस हो रही है ना जी। एम्युनिशन खत्म हो रहा है, असला खत्म हो रहा है जी। तो अभी से शुरू करने बोलना, 2-3 दिन के बाद तीर निशाने पे पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बातचीत की। तो आज इस बातचीत के जरिए आप ये समझे होंगे कि कितना जरूरी भारत के हित में इस युद्ध का रुकना है, और भारत कितने बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहा है। 10 वतन के साथ बने रहिए। आप इसी तरीके से आपको अलग अलग शख्सियतों से मिलवाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।